नमस्कार। देश अब धीरे-धीरे कोरोना से मुक्त हो चुका है या मुक्त होने की तरफ है और हम लोग एक सामान्य जनजीवन व्यतीत करने लग गए हैं। लेकिन देश के अलावा देश की सीमाओं पर और बाहर विदेशों में जो कुछ हो रहा है, उससे भी हम सब लोग अनछुए नहीं हैं, अनदेखे नहीं रह सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि चीन सीमा पर जिस तरीके का तनाव चल रहा है, वहाँ उतार-चढ़ाव होता रहता है और तमाम कोशिशों के बाद भी चीन है कि मानता नहीं। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि चीन है कि मानता नहीं। तो चीन के साथ जो सीमा विवाद है, वो इतनी बातचीत मेरे ख्याल से 14-15 राउंड की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद भी कोई बहुत ऐसा नहीं होता है कि सफलतापूर्वक कुछ हो सके। वो चीन लगता है कि ट्रेड क्योंकि वामपंथी रहा है, कम्युनिस्ट राज है ही वो वहाँ, तो वो एक फ़ॉर्मूला जो है ना 2 स्टेप फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैकवर्ड वाली नीति में ज़्यादा विश्वास रखता है, तो उसको उसमें भी कुछ न कुछ हासिल हो जाता है। और वो इस नीति पे लगातार चलता रहा है अपनी नीति को लेकर के और उसी के सिलसिले में अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हल नहीं होने जा रहा। लद्दाख की सीमा पर फिर से तनाव है और तमाम कोशिशों के बाद भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी कुछ चीन की साइड में हो रहा है और मजबूरी में हमें भी अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ा है। दोनों तरफ से 50 से 60 हज़ार सैनिक वहाँ तैनात हैं और किसी भी समय स्थिति खराब हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के भी हिस्से पे भी यही हाल है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है, एक बार सत्ता पलट के बाद अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन भारत के लिए भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में काम करना चाहिए, ये एक हमेशा इस पर चर्चा होती रही है। भारत ने अभी कल यानी कि 10 तारीख को एक बैठक बुलाई है अफ़गानिस्तान के पड़ोसी राज्यों से के देशों की, जिसमें पहले पाकिस्तान तो था ही तय ही था कि भारत ने बैठक बुलाई तो पाकिस्तान को नहीं आना था, ये तो सब जानते थे। पहले लग रहा था कि चीन इसमें शिरकत करेगा, लेकिन बाद में चीन ने भी इसमें शिरकत करने से मना कर दिया। एनएसए के लेवल पे ये बैठक हो रही है, अजीत डोभाल इसको ले रहे हैं। इस बैठक के भी क्या मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक मौजूद हैं। बहुत-बहुत आभार दिलीप सिन्हा जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। तो सबसे पहले बात चीन को लेकर के। आखिर क्या है चीन अभी ऐसी स्थिति पे मतलब क्या ये उसकी नीयत है, वो वही करेगा, बात करेगा, छोड़ देगा, फिर कब्जा करेगा, फिर थोड़ा-सा छोड़ देगा और धीरे-धीरे बढ़ने की नीति उसकी रहेगी। अभी अमेरिकन रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चीन अपनी पुरानी नीति पे ही चल रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए भारत की तौर से? नमस्ते याकूब। चीन की जो नीति है इससे तो सारी दुनिया परेशान है इस वक्त और सभी ये इसका आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के अंदर क्या हो रहा है और चीन की जो विदेश नीति है वो क्या रूप लेने जा रही है या क्या रूप ले रही है। जैसा कि आपको मालूम है शी जिनपिंग जो हैं उनके 2 टर्म पूरे हो रहे हैं जी। और चीनी इतिहास में जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो संविधान तो नहीं कहेंगे उससे, लेकिन जो परंपरा रही है उस परंपरा में चीन के जो अध्यक्ष होता है, पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, उसे 2 टर्म मिलता है 5-5 साल का। तीसरा टर्म केवल माओ सेतुंग को मिला था, उसके बाद किसी को नहीं मिला। अब शी जिनपिंग इस प्रयास में है कि इस परंपरा को तोड़ा जाए और उन्हें अनुमति दी जाए तीसरा टर्म और शायद तीसरे के बाद चौथा टर्म, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आजीवन अंतहीन उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनने का अधिकार दिया जाए। वैसे भी शी जिनपिंग 3 जो प्रमुख पद हैं चीन के अंदर, एक महासचिव का पोस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का, दूसरा जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है वहां का, जो सेना जो है उसके जो कमीशन है उसका अध्यक्ष, और तीसरा जो संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का। ये तीनों पद इस वक्त एक ही व्यक्ति के पास है, वो शी जिनपिंग है। और शी जिनपिंग इस वक्त चीन में मीटिंग हो रही है बीजिंग में सेंट्रल कमिटी की पार्टी की,
जिसमें कि शी जिनपिंग की इस मांग का अनुमोदन होगा कि उन्हें तीसरा टर्म दिया जाए। और इस अनुमोदन के बाद अगले वर्ष जब कांग्रेस होगी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसमें उसकी औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा होगी। अब शी जिनपिंग इस वक्त इस प्रयास में हैं कि वो दिखाएं चीन को कि चीन की वो एक मजबूत नेता हैं। और चीन की जो विस्तारवादी नीति जो पुरानी रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और उसके पहले जो मांचू एम्पायर था, चिंग एम्पायर था, उसकी उस मांचू एम्पायर के ये सही उत्तराधिकारी हैं। और जो साम्राज्य मांचू लोगों का था, उस साम्राज्य की संरक्षण करने के लिए, उससे उसका और विस्तार करने में ये चीन का नेतृत्व प्रदान करेंगे। और उसी के तहत चीन की ये नीति रही है कि तिब्बत में, जिसका उन्होंने नाम बदल के शीजांग जिसे बोलते हैं, उसमें उनका विस्तार हो। और जो तिब्बत का किसी भी समय इतिहास में कभी भी तिब्बत का साम्राज्य रहा हो किसी भी क्षेत्र में, वो सारा हिस्सा तिब्बत का है। और चूंकि तिब्बत चीन का है, इसलिए सारा हिस्सा चीन का है। तो अरुणाचल प्रदेश को चीन ने एक नया नाम दिया है, जांगनान। जांगनान का मतलब है दक्षिण तिब्बत। जांग वो तिब्बत को बोलते हैं। तो उन्होंने एक नया नाम निकाला है, इजाद किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए, और उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। लद्दाख का इलाका जो है, उसे भी वो समझते हैं कि वो तिब्बत की जो 5 उंगलियां हैं, उसमें से एक उंगली लद्दाख। वैसे इस क्षेत्र में चीन का कब्जा आज से करीब 1885-1890 के आसपास। उसके पहले चीन का कभी यहाँ पर अधिकार नहीं था। यहाँ कोई चीनी भाषी लोग नहीं है, चीन के बारे में किसी को कोई कुछ मालूम नहीं है। लेकिन चीन का दावा है कि ये सारा इलाका चीन का है। और चूंकि चीन के पास शक्ति है इस वक्त, इसलिए चीन अपना दावा ठोकना चाहता है। चीन की नीति की एक बड़ी विशेषता ये रही है कि जब चीन कमजोर होता है तब वो बातचीत नहीं करता है। वो अपने आप बोलता है कि चलने दो, जब चीन मजबूत हो जाएगा तब बातचीत शुरू करेगा। तो चीन वार्ता तभी करता है जब वो मजबूती की स्थिति में, कमजोर की स्थिति में बातचीत नहीं करता है। आपको याद होगा कि अभी जो वार्ता शुरू हुई चीन के साथ सीमा पर, ये करीब आज से मेरे ख्याल से 30 वर्ष पहले शुरू हुई थी, 25-30 वर्ष पहले। उसके पहले जब चीन कमजोर था तब चीन ने कभी बातचीत नहीं की इसके ऊपर। तब चीन अपने वो चाओ लाई और बाकी लोगों नेताओं को भेजकर मैत्री की बातचीत करता था। लेकिन कभी चीन ने सीमा पर समझौता नहीं किया। जैसे चीन मजबूत होता गया वैसे उसने समझौता का विस्तार बढ़ाना शुरू किया। और अभी भी चीन निश्चित तौर पर यह नहीं बोलता कि चीन की सीमा कहां पर है, जिसका वह दावा करता है। और हाल में आपने सुना होगा कि चीन ने एक नया कानून पारित किया है कि जिस इलाके पर चीन की संप्रभुता है, या जो चीन का संप्रभु इलाका है, सॉवरेन टेरिटरी जो है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। यानी अब ये कानून बन गया है। तो अब यदि कोई राजनयिक या कोई नेगोशिएटर चीन का किसी प्रकार का समझौता करता भी है तो वो चीन में गैर कानूनी हो जाएगा। तो इस ऐसी परिस्थिति में चीन के साथ सीमा पर बातचीत करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बचा। जब चीन को जब कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं, तो बातचीत किस बात की हो रही है। तो हमें तो अपनी चीन के साथ बातचीत की नीति और सीमा पर विशेषकर बातचीत की नीति पर पुनः मूल्यांकन करना होगा, उसका पुनः अवलोकन करना होगा, देखना होगा कि हम अब कैसे आगे बढ़े, इसके ऊपर हमारी क्या नीति होनी चाहिए इसमें। क्योंकि हमारे जो सेना के जो उच्च अधिकारी थे जो उन्होंने बातचीत कर रहे थे इसमें, उन्होंने खुद कहा है कि अब हमारे हाथ से हमारे क्षेत्र के बाहर की बात है ये। अब ये राजनयिक वाली बात जाना चाहिए इसे, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि चीनी जो है वो इतने अड़ गए हैं, क्योंकि चीन को मालूम है कि आज चीन मजबूत स्थिति में है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो भारत पर हमला भी कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए अपनी क्या नीति होनी चाहिए, इस पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए।
नहीं, बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से जो आपने बात कही है, क्योंकि पिछले दिनों लगभग 20 दिन पहले जब चीन ने अपनी संसद से नियम पारित किया, तो वैसे लोगों को सामान्य तौर पे लगा कि कोई खास बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी नीति पहले से ही रही है, तो वो तो कभी मानता भी नहीं रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उसमें जो पॉइंट एक वो निकल के आता है, वो यही है कि अगर कोई बातचीत कर ले भी, कोई समझौते की कोशिश हो, तो भी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस घोषणा के बाद बातचीत के बहुत, और वो भी खास तौर से सैन्य स्तर की बातचीत के कोई बहुत मतलब होते नहीं है। राजनयिक स्तर पर जब बातचीत होगी, देशों के स्तर पर जब होगी तो बातचीत होती है, और वो भी फिर वहां के भी कानून में आए और यहाँ के भी कानून में आए, जो बहुत लंबा प्रक्रिया है। चीन के साथ देखिए, अब जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उन सभी के साथ में उसके विवाद रहे हैं। लेकिन क्या ये अब ये कहा जाने लगा है कि उसने दो देशों के अलावा बाकी सभी के साथ विवाद हल कर लिए। वास्तविकता सचमुच ऐसी है या वैसा ही है कि किसी के साथ हल नहीं कर पाए? क्योंकि अभी भी चाहे वो कोई भी देश हो, वो उससे ना खुश तो कम से कम नहीं है। थोड़ा बहुत उन्होंने हल किया है, जैसे रूस के साथ समझौता किया। और जब रूस का जब सोवियत संघ जब था, तो उस समय ये जो उसके पड़ोसी देश तजिकिस्तान, किर्गिस्तान है, उनके साथ जो बॉर्डर था उस पर समझौता हुआ है। तो कुछ देशों के साथ समझौता निश्चित रूप से हुआ है चीन का। लेकिन अभी भी चीन के विवाद अन्य देशों के साथ हैं, यहां तक कि भूटान के साथ हैं, नेपाल के साथ है, भारत के साथ तो है ही, उधर जापान के साथ, कोरिया के साथ, ताइवान के साथ, और साउथ चाइना सी में 4-5 देशों के साथ उसके विवाद हैं। तो चीन के 14 सीमावर्ती देश हैं और चीन का झगड़ा 23 देशों के साथ है, क्योंकि चीन अपनी सीमा को वहां तक पहुंचा देता है जहां सिंगापुर, इंडोनेशिया और कौन दूर दराज के देश हैं, वहां तक चीन अपना दावा ठोकता है। जी। तो इस कानून का जो जिसका आपने जिक्र किया, क्योंकि अब बातचीत का बहुत मतलब नहीं रह गया और देश को ये सोचना ही होगा कि क्या करना होगा, और सोचना क्या होगा, सीधा सीधा अर्थ ये है कि अपनी सीमा पर हम कितना मजबूत रह सकते हैं पॉलिटिकली, इंटरनेशनली हम कैसे चीन पे दबाव बना सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास शायद यही एक रास्ता बचा है। बिल्कुल, हमें अभी तो चूंकि बातचीत का कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस वक्त अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए और जो भी हमें समय मिल रहा है इस वक्त, उस समय का उपयोग करना चाहिए अपनी सेना को बढ़ाने में और अपनी जो सैन्य शक्ति है और जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है वो ऐसे तैयार करना कि चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहे। आपको क्या लगता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूह की मजबूती की बात होती है, तो जो क्वाड से हुआ या और स्तर पर हुआ, या और जो समीकरण बनाने की कोशिश भारत अपनी तरीके से कर रहा है, वो कहां तक सफलता उम्मीद हो सकती है, या उसके और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समीकरण किस किस तरीके से बनाए जाएं आपकी नजर में, क्योंकि आपने बहुत पूरा अध्ययन किया है देश के हिसाब से, देश के समीकरण के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि इस समय सबसे मुफीद कदम क्या होना चाहिए? देखिए, क्वाड की का जो आइडिया था वो भारत का आइडिया नहीं था, वो जापान में शिंजो आबे का आइडिया था, बहुत पुराना विचार था, उनके आइडिया था। और बीच में फिर ये ठप पड़ गया था क्योंकि शिंजो आबे चले गए थे और परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि अमेरिका भी उसके पक्ष में उतना नहीं था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में क्वाड को लेकर सभी देशों में, चारों देश जो हैं उनमें अपने अपने कारणों से क्वाड के लिए सहानुभूति बढ़ी है, समर्थन बढ़ा है। जापान की परेशानी है चीन के साथ, तो जापान इसमें पहल की है। ऑस्ट्रेलिया एक जमाने में चीन का बहुत बड़ा व्यापार पार्टनर था, दोस्त था, और चीन के दोस्त था। लेकिन चीन की जो नीति ऑस्ट्रेलिया के अंदर रही, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। जो वहां पर चीन के जो रेबल्स थे या जो डिसेंडेंट्स थे, उनके खिलाफ चीन उसने अब आतंकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। और चीन में नेताओं पर रिश्वत देने के आरोप भी लगे थे, कुछ जर्नलिस्ट पर और कुछ नेताओं पर। तो इसके कारण ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे ये समझने लगा कि चीन जो है उसके साथ संबंध बढ़ाने में
ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान होगा और ऑस्ट्रेलिया की जो राजनीतिक जो 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 डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र यहाँ का है, वो खतरे में पड़ जाए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे चीन से अलग होने लगा और उसने अमेरिका के साथ अभी संधि की है, संधि पुरानी भी है उसकी। तो ये सब देख करके प्रत्येक देश, अमेरिका भी धीरे धीरे पलट रहा है डोनाल्ड ट्रंप के समय। अब डोनाल्ड ट्रंप तो आप कह सकते हैं कि वो एक मनमौजी आदमी थे, लेकिन जो बाइडेन तो उस तरह के नहीं है। जो बाइडेन ने भी उस नीति का समर्थन किया। और उसके बाद फिलीपींस में दुतेर्ते जो थे, एक जमाने में उन्हें कहा जाता था कि ये चीन के पिट्ठू हैं, उन्होंने भी अब आवाज उठानी शुरू कर दी। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। ताइवान, जो कि एक समय में चीन के साथ उसका संबंध अच्छे हो गए थे, अब बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे कई देश हैं, प्रमुख देश हैं, जो चीन से घबराए हुए हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अलायंसेस ढूंढ रहे हैं। तो भारत को चाहिए कि ऐसे देशों के साथ में संबंध सुधारे, ताकि जरूरत पड़ने पर इन देशों के साथ मिलकर चीन के ऊपर दबाव डाल सके। हाँ, चीन को लेकर तो मुझे लगता है कि वो एक अंतहीन बहस है और कुल मिलाकर के लगता यही है कि जो चीन करेगा उसी को हमें काउंटर करना होगा और उसी की रणनीति पे फिलहाल चलना होगा, जो एक लबोलबाब मुझे नजर आता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में यह पहली दफा ऐसा हुआ है कि उत्तर से जो खतरा है भारत को, उसी देश का खतरा दक्षिण से भी है। अभी तक जो आक्रमण होते आए हैं भारत के ऊपर, वो या तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से होते थे या कभी समुद्र से होते थे, यूरोपीय देशों के। अब पहली दफा ऐसा है कि दोनों तरफ से खतरा एक ही देश का बन रहा है। हिमालय पर्वत के उत्तर से चीन का है और हिंद महासागर में भी चीन का खतरा है। तो एक ही देश से इस प्रकार से जो घेराबंदी शुरू हो गई है, ये एक बिल्कुल ही नए किस्म का खतरा भारत की सुरक्षा के लिए है। इसलिए इसका सामना करना भारत के लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें बहुत कार्रवाई करनी पड़ेगी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय अलायंसेस बनाने के लिए। जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय अलायंसेस पक्के और ठीक से बनाए जाए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जिसपे हम लोगों ने बात की। शुरुआत के दौर में जब अफगानिस्तान में संघर्ष हो रहा था, फिर बाद में एकदम से जैसे जो सत्ता पलट गई या तालिबान का कब्जा हो गया, उसके बाद से पहले ये शिकायत रही कि भारत ने अपनी तरफ से कोई एक शुरुआत नहीं की, जबकि ऐसा नहीं था। दूसरे दरवाजे से पूरा काम चल रहा था। और अब जो एक बातचीत का या अफगानिस्तान को लेकर के समझने का या अफगानिस्तान पर एक दबाव अलग तरीके से डालने का कि उसका फायदा चीन, अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति का फायदा चीन और पाकिस्तान ना उठाने पाए, इसलिए जो बैठक कल की जा रही है, आप क्या समझते हैं? इसकी क्या सार्थकता है और क्या ये सही दिशा में कदम है? देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिका के बाहर हटने से भारत की जो अफगानिस्तान नीति थी उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। ये लगभग इसकी तुलना हम उसी से कर सकते हैं जो स्थिति 1990 में सोवियत संघ के टूटने और सोवियत संघ जब अफगानिस्तान से हटा था, उस समय से तुलना इसकी कर सकते हैं। उस समय भारत की नीति सोवियत संघ की नीति पर आधारित थी। चूंकि सोवियत संघ वहां था, इसलिए हम वहां उपस्थित थे। और वही परिस्थिति 2001 के बाद हो गई। अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सहायता करने के लिए, इसलिए भारत वहां गया और अमेरिका के दम पर भारत की वहां पर उपस्थिति थी। अमेरिका जैसे वहां से हटा, हमें वहां से अपने कर्मियों को, अपने राजनयिकों को हटाना पड़ा, क्योंकि उनकी जान माल पर खतरा हो गया था। तो आज परिस्थिति यह है कि अमेरिका वहां से हट चुका है, पाकिस्तान वहां हावी है और पाकिस्तान को चीन का पूरा समर्थन प्राप्त है। और एक और परिस्थिति यह है कि रूस के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, वो तनावपूर्ण संबंध है, ध्रुवीकरण हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में जब अमेरिका वहां से इस क्षेत्र से लगभग हट सा चुका है, तो हमें अपनी नीति आगे बढ़ाने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमें जिन देशों के साथ बातचीत करनी होगी वो पड़ोसी देश हैं के, ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान।
जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह हैं, इनके संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत को रूस के साथ में संबंध सुधारने पड़ेंगे। तो इस परिस्थिति में जो आपने पहला समीकरण देखा था हिंद प्रशांत महासागर में, इंडो पैसिफिक में, जहां चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ रहा है, तो वहां भारत को अमेरिका की सहायता और अमेरिका के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में चूंकि अमेरिका हट चुका है वहां से, इसलिए यहां हमें रूस के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये एक जो कॉन्ट्रडिक्टरी परिस्थिति है भारतीय राजनीति के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय राजनीति के लिए, कि हम एक और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड में काम करें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और दूसरी ओर अफगानिस्तान में हम रूस के साथ मिलकर जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद जो आतंक का जो खतरा हो गया है पूरे क्षेत्र में, उसका मुकाबला कैसे करें, उसके लिए हम जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं उनके साथ बातचीत करें और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के कोई रास्ता ढूंढें। क्योंकि ये सारे देश अफगानिस्तान के तालिबान की जो आतंकवादी नीति है उससे घबराए हुए हैं, और सभी देश चाहते हैं कि कुछ एक मंच बने यहाँ की बातचीत हो सके कि कैसे हम दो मुद्दों पे बातचीत कर सकें। एक है जो आतंकवाद बढ़ने का खतरा है पूरे क्षेत्र के लिए उससे, और दूसरा अफगानिस्तान की जनता जो इस वक्त एक मानवीय त्रासदी से ग्रस्त है, उनको हम कैसे सहायता पहुंचा सकें, उसमें हम क्या सहयोग कर सकें। इन दोनों विषयों पर इस मीटिंग में बातचीत होगी, और जो कुछ निकल के आएगा उससे कम से कम इन देशों की जो परिस्थिति है उसकी थोड़ी और मजबूती आ सकती है, और भारत के साथ सहयोग यदि हो तो उससे भी भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है। क्योंकि इस बैठक में रूस, ईरान, किर्गिस्तान वगैरह भाग ले ही रहे, तो रूस और ईरान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से देश हैं जो रणनीति के हिसाब से होंगे। तो ये एक शुरुआत मानी जाए कि भारत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारत को दुधारी तलवार की तरीके से काम करना होगा, एक तरफ आपको रूस को साधना होगा और इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर आकर के अमेरिका को साथ करके आगे काम करना होगा। क्या ये सही दिशा में चीजें चल रही हैं अभी? अब दिशा में तो प्रयास तो है भारत का, लेकिन जैसा आपने उदाहरण दिया दुधारू तलवार का, वो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि आपने क्वाड की बात की थी, अभी एक नया क्वाड बना है दूसरा बन गया, जिसमें इजराइल, यूएई, इमारात, भारत और चौथा देश कौन सा है उसमें, इंडिया, यूएई, इजराइल और अमेरिका। हाँ। ये 4 देश मिलकर के क्वाड बना रहे हैं। अच्छा, इस क्वाड को, पश्चिमी क्वाड जो, इससे तो ईरान बहुत नाराज होगा, क्योंकि ईरान को ये धारणा है कि ये चूंकि इसमें इजराइल शामिल है, इसलिए इस क्वाड का उद्देश्य है ईरान के ऊपर काउंटर करना। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए एक और तो यूएई और इजराइल के साथ क्वाड बनाना, और दूसरी ओर ईरान के साथ सहयोग करना अफगानिस्तान में बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर हम इसमें सफल होते हैं तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। हमें बहुत ध्यान से चलना होगा, बहुत समझा के चलना होगा ईरान को। अब कैसे बढ़ेंगे हम आगे, ईरान कहां तक सहयोग करने को तैयार होगा भारत के साथ, और ईरान का सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ईरान भी कोई आसान देश नहीं है, नेगोशिएशंस के मामले में ईरान बहुत सख्त रवैया अपनाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी इस सहयोग के लिए, हमें देखना पड़ेगा। क्या अफगानिस्तान के रिहेबिलिटेशन में भी जो योगदान देना है भारत को, या जो होना है, उसका भी बहुत महत्व होगा? बिल्कुल, भारत की जो नीति अफगानिस्तान के प्रति रही शुरू से, वो रही है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना। हमारी जो सहायता भी थी वो भी अफगानिस्तान की जनता की सहायता थी। वहां संसद बनाना या वहां पर सड़क बनाना, वहां पे स्कूल खोलना, सबसे बड़ी सहायता हमारी मानवीय सहायता थी। स्कूली बच्चों को फोर्टिफाइड बिस्किट हम दिया करते थे लंच में, 2 या 20-25 लाख बच्चों को दिया करते थे हम। तो ये सहायता जो हमारी थी ये बिल्कुल बंद हो गई है अभी, और तालिबान स्वयं ये कहा से गुहार कर रहे हैं कि मांग कर रहा है सहायता दे। तो भारत ने सहायता देने मंजूर कर लिया है, लेकिन सहायता जाएगी कैसे अफगानिस्तान?
पाकिस्तान के रास्ते ही जाएगी, पाकिस्तान उस पर ना कर रहा है। तो ये परिस्थिति भारत के साथ है कि भारत की जो अमेरिका के हट जाने से जो सुरक्षा की जो खराब हुई है उस इलाके में, उसमें भारत का अफगानिस्तान पहुंचना और वहां पे कोई कार्रवाई करना किसी प्रकार की बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए ये जो सहयोग है ईरान और तजिकिस्तान वगैरह के साथ, ये महत्वपूर्ण है कि यदि ईरान तैयार होता है तो भारत ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में अपनी सहायता पहुंचा सकता है। चलिए, अगर मगर की राजनीति है और बहुत कुछ हालात, देश की स्थितियां पर निर्भर करता है, लेकिन चीन के ओर से हमारे लिए चिंता काफी है। आप देखते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको किस तरीके से निपटता है और देश इसको किस तरीके से आगे बढ़ता है। गवर्नमेंट, बहुत बहुत आभार दिलीप जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला और इस गूढ़ विषय को थोड़ा आसान किया। शुक्रिया। नमस्ते।